एक आदमी जो बैंक का रीजनल हेड था, 14 स्टेट्स देखता था, 20,000 एम्प्लॉयज उसके अंडर काम करते थे, लाखों करोड़ों का बिजनेस था। हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, बर्कली से उसने ट्रेनिंग ले रखी थी। सब कुछ छोड़ दिया भाई और जेल जाने के लिए सड़क पे आ गया। पर क्यों? जो इनके बच्चे होंगे वो भी क्रिमिनल होंगे, जन्मजात। सोचिए, आपने कोई जुर्म नहीं किया लेकिन सरकार आपको पैदा होते ही मुजरिम मान ले। और 32 घंटे पिंडवाड़ा हाईवे बंद रहा। डेली पुतला फूंक रहे सीएम का। सरकार ने सोचा कि इस आंदोलन को तोड़ते। जो अंग्रेज कर रहे थे वही सरकार कर रही। 18 दिन जेल में रखा। हम लोग डरने वाले नहीं है। ये आंदोलन आरक्षण की लड़ाई है या फिर कोई राजनीतिक एंगल भी देखा जा सकता है इसमें? बहिष्कार करेंगे बीजेपी का, बहिष्कार करेंगे कांग्रेस का और वोट लेने के लिए जाएंगे। हाँ, इनके वोट तो पैसे से खरीद लेंगे। 44 लाख वोट कटे। हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो न्याय की लड़ाई। उनके अधिकार सीमित कर दिए गए, पढ़ाई नहीं होती थी उनको, गांव से बाहर रहते थे। ये कहानी है इंडिया की सोशल सिस्टम की। 1 जुलाई को जो आप आंदोलन कर रहे हैं उसके अंदर अगर सरकार मान लो नहीं मानती, हम लोग महापड़ाव करेंगे जयपुर में। 1 जुलाई, 1 लाख लोग, जयपुर। एक बार आप अपना जो इंट्रोडक्शन है, आप कौन हैं, कहाँ से हैं, क्या करते हैं, ये एक बार आप जनता को थोड़ा सा बता दीजिए। मेरा नाम लालजी राय का है और 10th के बाद फिर मैं जयपुर आ गया। मेरे भाई वहाँ सर्विस करते थे जी, तो उन्होंने मेरे को मेंटरिंग किया और वहीं से मैंने कॉलेज किया, वहीं से यूनिवर्सिटी किया। यूनिवर्सिटी करने के बाद मैं एज ए पीओ मेरा सिलेक्शन हुआ जी। 93 में और मेरी पहली पोस्टिंग गुजरात हुई। मैं गुजरात का भी हेड था, मैं एमपी का भी हेड था और लास्ट जो मेरी पोस्टिंग रीजनल हेड में थी, मेरा हेड क्वार्टर जो था कलकत्ता और वहाँ पे 14 स्टेट मेरे अंडर में थे। करीब 20,000 एम्प्लॉय मेरे अंडर में थे जी। और एक मिनी बैंक की तरह उसका जो बिजनेस था, करीब 1,35,000 करोड़ का उसका बिजनेस था, उस रीजन का बिजनेस था। तो ये मेरा जो प्रोफेशनल करियर है। लेकिन प्रोफेशनल करियर के दौरान करीब 35 देशों की मैंने यात्रा की। जितने भी आईएम इंस्टीट्यूशन हैं सभी में बैंक की तरफ से ट्रेनिंग हुई हमारी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भी मैं ट्रेनिंग के लिए गया, वहाँ भी हुई और ऑक्सफोर्ड भी हमारा जो प्रोग्राम हुआ वहाँ भी गया, बर्कली आदि। तो एक वर्ल्ड वाइड एक्सपोजर भी है। मैंने पूछा, इतनी बड़ी नौकरी, सब कुछ छोड़ने के पीछे दिमाग क्या था? उसके बाद जो उन्होंने बताया वो थोड़ा शॉकिंग था। ऑलवेज वन क्वेश्चन वाज गोइंग इन माय माइंड कि पैसा इम्पोर्टेंट है या सर्विस इम्पोर्टेंट, सर्विस टू द सोसाइटी। ओके। और दूसरा सवाल ये आता था, क्या मुझे रिटायरमेंट के बाद में ये करना चाहिए या रिटायरमेंट से पहले करना चाहिए? जी। और इसके पीछे की बड़ी मानसिकता क्या थी? क्या चीज़ ऐसी है जो आपको मोटिवेट करती? हाँ जी, हाँ जी। तो मुझे लगता था कि यदि मान लीजिए रिटायरमेंट के बाद करता हूँ जी, तो मेरा उसमें कोई स्टैक नहीं रहेगा। आई एम नॉट लूजिंग एनीथिंग। रिटायरमेंट के सब आप बेनिफिट लेके आ रहे हैं, सब अपना पैसा लेके आ रहे हैं जी। तो आदमी उस वक्त सोचता है कि यार भाई अपने तो सब कुछ हो गया, एक सर्टेन एज भी हो जाती है तो अपन ठीक है, वो पार्ट टाइम करता है, इंगेज करने के लिए करता है। आप देख रहे हैं जो भी रिटायर, मोस्टली लोग यही सोचते हैं कि पहले करियर थोड़ा सा सेट कर करियर बना लो और फिर इंगेज करने के लिए कोई भी आप सोशल सेक्टर पकड़ लो जी। बट आई लेफ्ट माई सर्विस 3 to 4 years बैक। फाइनेंशियल लॉस, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस। तो इसमें बैंक ने भी पूछा होगा कि किस रीजन से? हाँ, बैंक ने पूछा भाई आप रहो यहाँ पे, आप बाद में जा सकते हो जी। पर वो द्वंद था कि यदि मैंने अभी नहीं छोड़ा और अभी नहीं किया तो बाद में नहीं कर पाऊंगा। सही बात है। दूसरा ये था कि इफ यू आर लूजिंग समथिंग यू हैव टू गेन समथिंग। यस। लॉस में और गेन में आपका बैलेंस होना जरूरी है। बिल्कुल। और जब आप लॉस करके आते हो तो आपको मन में हमेशा चिंता रहता है, मैं लॉस करके क्यों आया? जी। मैं फ्री बैठने के लिए तो नहीं आया, आराम करने के लिए नहीं आया। आराम करना होता तो मैं रिटायरमेंट के बाद आता। जी। उसके बाद यही द्वंद एक चल रहा था। देन वन डे आई डिसाइडेड कि लेट मी रिजाइन फ्रॉम माय सर्विसेज। और उसका पर्पज़ ये था कि जैसे जो भी मेरा फाइनेंशियल लॉस हुआ है वो सामाजिक गेन से पूरा होना चाहिए। जैसे ही मैं आया तुरंत
तो एक दिन भी मैं घर बैठा नहीं, मुझे एक दिन भी रहता था वहाँ पे तो मुझे लगता था कि आज का दिन वेस्ट गया, जी। इतनी बड़ी नौकरी छोड़ के आया, इतना फाइनेंशियल लॉस लेके आया, लेकिन आज तो कुछ हुआ ही नहीं, गेन नहीं हुआ। पर इसमें जैसे नॉर्मल फैमिलीज को हम देखते हैं कि वो लोग चाहते हैं कि सेफ करियर है, आराम से जो चल रहा है वो ठीक है, ये सब छोड़ने की जरूरत नहीं लगनी चाहिए उनकी तरफ से, अगर देखा जाए फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उनका क्या रिएक्शन था जब उनको ये पता चला कि आप जॉब को छोड़ रहे हैं? आई हैव 2 सन्स। एक जो मेरा छोटा वाला सन है वो म्यूजिशियन है, वो अभी नीदरलैंड में पढ़ता है। ओके। बड़ा वाला सन मेरा जो फिल्म मेकर है, एंड उसने फिल्म भी बनाई है, शॉर्ट फिल्म बनाई है। माई वाइफ इज मतलब हाउस वाइफ। तो उनसे मैंने पूरे सलाह लिया, पूरा उनको समझाया। सलाह लेने का मतलब उनको कन्विंस किया। जी। एंड ऑल दे एग्री, ठीक है पापा, जो आपको अच्छा लगता है वो आप कीजिए। और पब्लिक जब आप गोल रखते हैं कि आप चाहते हैं कि भाई लाख लोगों को फ़ायदा हो, तो आपको पॉलिसी चेंज के ऊपर जाना पड़ेगा। और पॉलिसी चेंज किसके हाथ में है? गवर्नमेंट के हाथ में। जी। तो दैट वाज द पर्पस। तो आपको पता था कि मुझे सबसे पहले ही लड़ाई मेरी गवर्नमेंट से ही होने वाली है? हाँ, पता था। लालजी इसे समाज सेवा नहीं पब्लिक लाइफ कहते हैं, क्योंकि इनका टारगेट था लाखों करोड़ों लोग, और लाखों लोगों तक पहुंचना है तो पॉलिसी बदलनी पड़ती है, और पॉलिसी किसके हाथ है? सरकार के। और सर, डीएनटी समुदाय कौन होते हैं? पशुपालक, देवासी, ये लोग भी क्या इसमें आते हैं? इनकी पूरी डिटेल एक सिंपल लैंग्वेज में मैं लोगों को समझाना हाँ जी, हाँ जी। DNT एक एब्रीविएशन वर्ड है। D फॉर डिनोटिफाइड, N फॉर नोमैडिक और सेमी नोमैडिक, T फॉर ट्राइब। ठीक है, ये DNT का वर्ड हमने इस तरह से फुल फॉर्म में दिया है। सरकारी शब्दों में जो DNT है, डी नोटिफाइड ट्राइब्स। जी। और फिर नोमैडिक, सेमी नोमैडिक, तो इतने बड़ा शब्द हो जाता था वो। गोमंतो, अर्ध गोमंतो, विमुक्त समाज। जी। तो DNT कम्युनिटी में 3 क्लास शामिल है। एक डी नोटिफाइड, जो CTA एक्ट था 1871 जी। 1871, जी। उस CTA एक्ट में ये बोला गया था कि भाई कुछ जो जातियों को क्रिमिनल ट्राइब घोषित कर दिया उसमें। और CTA मतलब क्रिमिनल ट्राइब एक्ट, ओके। हाँ, 1871। तो उसमें जो ट्राइब है वो दूसरे एरिया में जो मूवमेंट करती थी, तो उनको पुलिस से परमिशन लेना होता था। गुमंतु। हाँ जी। पुलिस से परमिशन लेना होता था कि आपको पास जारी करेंगे तब वो दूसरे एरिया में जाए। जी। ऐसे ही उनको जैसे कोई भी क्राइम होता था उनको पुलिस में पेशी देनी होती थी विदाउट क्राइम। तो अंग्रेजों ने उनको इस तरह से क्रिमिनल घोषित किया। उससे भी बढ़ के, और जो मानवता पे कलंक है, उन्होंने बोला कि जो इनके बच्चे होंगे वो भी क्रिमिनल होंगे, जन्मजात। ऐसा कैसे पॉसिबल? हाँ, तो जन्मजात एक हाउ यू कैन, पहले तो ये कि एक सोसाइटी को आप क्रिमिनल कैसे घोषित कर सकते हैं? सही बात। अपराधी एक आदमी होता है, सोसाइटी कभी भी अपराधी नहीं होती है, जस्टिफाई नहीं करता ये कभी भी। कोई भी सोसाइटी अपराधी नहीं होता है। अपराधी, क्राइम जो होता है वो एक पर्सन करता है, इंडिविजुअल का। हाँ, सोसाइटी नहीं करती। नंबर 2, बच्चे को हाउ यू कैन डिसाइड। और मैं तो जो पढ़ रहा था तो मैंने बहुत ही यूनिक उनका लॉजिक सोचा। बोल नहीं भाई, एक जो है ना डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनेगा, उसका बच्चा इसका बनेगा, तो क्रिमिनल का बच्चा भी क्रिमिनल बनेगा। तो इट वाज ए वेरी ड्रैकोनियन लॉ। जी। उससे उन जातियों को सीमित कर दिया गया, उनके अधिकार सीमित कर दिए गए, पढ़ाई नहीं होती थी उनको, गांव से बाहर रहते थे। जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद बहुत सारे सुधार हुए। उसमें सुधार का मतलब और सख्ती बढ़ती गई। 24 में फिर अमेंडमेंट हुआ, दूसरे अमेंडमेंट हुए, देश आज़ाद हुआ। संविधान में के जो लोग थे उन्होंने सोचा जी। और 1952 में ये एक्ट, 31 अगस्त 1952 में ये एक्ट रद्द हुआ। जी। तो जो नोटिफाइड कम्युनिटी थी, जिसको पुलिस में या जो मजिस्ट्रेट नोटिफाई करता था, वो क्या बन गई? डिनोटिफाइड। ओके। ठीक है। तो एक वर्ग वो है जैसे नायक है ना, जैसे दूसरे समाज में बताऊं बावरी समाज, ये इस तरह के जो समाज थे उनको उन्होंने घोषित किया था। दूसरा वर्ग आता है नोमैडिक। उसका जो बेस्ट एग्जांपल है बंजारा कम्युनिटी।
गाड़िया लोहार कम्युनिटी, जो एक स्थान पर नहीं रहती थी, जगह जगह वो अपना मूवमेंट करती थी, अपने पशुओं को लेके जाकर औजारों को। जी। थर्ड जो कम्युनिटी आती है सेमी नोमाडिक। सेमी नोमाडिक का एक घर रहता था और वो अपने पशुओं को लेकर के बाहर जाती थी, जिसमें रायका देवासी ये भैया अपने माइग्रेट करते थे पशुओं को लेके, लेकिन उनका घर होता था, लौट के वो घर आते थे। ठीक है। तो 3 कम्युनिटी होगी, एक डिनोटिफाइड जो मैंने बताया सीटीए एक्ट वाली, दूसरी नोमाडिक जो मूवमेंट करती रहती। तो सीटी एक्ट वाली तो अब बची नहीं है। हाँ नहीं, सीटीए तो हट गया, हाँ। पर कम्युनिटी तो अभी भी है। अच्छा, कम्युनिटी तो है, एक्ट ही हटा अभी तो। ठीक है। तो एक हो गया डिनोटिफाइड, दूसरा हो गया नोमाडिक, तीसरा हो गया सेमी नोमाडिक। ठीक है। इन तीनों का एक क्लास बनाया। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात ये रही कि जो संविधान 51 में जो अपना बना पारित हो गया 26 जनवरी को, जी। लेकिन ये जो एक्ट रिपील हुआ 1952 में, तो ये सारी कम्युनिटी की लिस्ट आई उनके सामने कि भाई इसको कौन से वर्ग में डाला जाए, कैटेगरी कौन सी रखें, कौन सी कैटेगरी, एससी में होना चाहिए, एसटी में होना चाहिए, ओबीसी में। जी। तो विदाउट डूइंग एनी सर्वे, भाई किसी कैटेगरी में डालने के लिए आप उसका इकोनॉमिक, सोशल, उसका सारा उसका एजुकेशनल सारे पैरामीटर्स आप जांच करेंगे तब होगा। जी। कोई जांच नहीं, जैसे आईएएस ऑप्शन वो लगा, अच्छा इसको एसटी में डाल दो, उसको बोला इसको एसटी में डाल दो, उसको बोला ओबीसी में डाल दो, न सब उनमें कैटेगरी में आ गई। जी। कोई एससी में आ गई, कोई एसटी में आ गई, कोई एससी में आ गई। जैसे मैं राजस्थान का एग्जांपल दूं कि राजस्थान में रिकॉर्डेड जो कम्युनिटी है वो 32 है। 32 कम्युनिटी में 8 एससी में है और 24 ओबीसी में है। आप देखिए, मतलब आज भी क्या इसका इफेक्ट होता है स्कूल वगैरह में, सोशलिस्टिक? वही इसके कोई 1-2 एग्जांपल अगर आप। हाँ, सोशल इफेक्ट देखो, हमारे आम आदमी की भाषा में बोल रहा हूँ, कंजर समाज, बिल्कुल ठीक है, वो भी सीटीए में था। अभी उसको आप देखिए आम भाषा में उसको किसी को गाली देनी हो तो इस वर्ड का यूज करते हैं। बिल्कुल। जबकि सोसाइटी है, अरे इक्वल टू द लॉ, संविधान में सबको समान अधिकार है। बिल्कुल। किसी कम्युनिटी को आप है ना रिव्यू के तौर पे या गाली के तौर पे यूज नहीं कर सकते। अभी भी हम जो काम कर रहे हैं इस कम्युनिटी में, बहुत सारी अभी हम लोग जो जेल भरो आंदोलन चला रहे हैं, बहुत सारी कम्युनिटी से जो मिलना होता है, और जो महिला बताती हैं उनका जो बच्चा पढ़ने के लिए जाता है, जी, जो दूसरे बच्चे हैं ना, अरे भाई तू कौन से समाज का, तू हमारे साथ नहीं बैठेगा। और कई बार तो टीचर भी उसको अलग बैठा था क्लास में। जबकि इट्स 2026, अब तो लगभग सब लोगों का माइंडसेट चेंज हो चुका है। आप ये देखिए, वो बच्चा माइंड, जो बच्चा होता है ना, उसका जो माइंड होता है वो बहुत ही क्रिएटिव होता है, सप्रेस कर दिया जाता है। लेकिन उसका जो माइंड में जो घटना होती है ना वो पूरा बता नहीं पाता है। लेकिन वो जब घर आता है ना, तो एक ने बोला मम्मी मुझे स्कूल नहीं जाना। बोला क्यों? क्योंकि हर दिन मेरा वहाँ पर ये होता है कि तू अलग बैठ। ये कहानी है इंडिया की सोशल सिस्टम की, सब लोग जानते हैं। क्या आपको लगता है कि इसमें बदलाव हो सकता है? हाँ। थर्ड जो आता है कि इनके एजुकेशन की जो सिचुएशन, इकोनॉमिक और बाकी आप देखिए, पॉवर्टी देखिए, हाईएस्ट ड्रॉप आउट्स रेट्स इनमें है जी, लोवेस्ट गर्ल्स एजुकेशन इनमें है। और सबसे विकास का सबसे बड़ा रास्ता कौन सा है? एजुकेशन। एजुकेशनली एक दूसरा विकास का रास्ता कौन सा है? इकोनॉमिक। नो लैंड, नो असेट, खाली मजदूरी। तीसरा जो माध्यम क्या है कि पार्टिसिपेशन, कि एडमिनिस्ट्रेशन में और पॉलिटिक्स, सरकार में। जीरो। तो जो विकास के 3 रास्ते हैं, शिक्षा, रोजगार और आपका पार्टिसिपेशन, तीनों रास्ते इनके लिए बंद। ये याद रखना कि जब ये बंदा कहता है कि सिस्टम टूट चुका है तो ये गुस्से की बात बिल्कुल नहीं है। एक इकोनॉमिस्ट का, एक डेटा देखने वाले आदमी का एनालिसिस है ये। तो 2 साल पहले हमने आरक्षण शुरू की, लड़ाई शुरू की, जगह जगह हमने मीटिंग की। हमने सोचा, पहले मेरा भी ये व्यू था, बैंक से आया था, तो सरकारें सेंसिटिव होती हैं, अपन लेटर देंगे तो मानेगी। पहले हम लोगों को लाते थे, फिर ज्ञापन देते थे, पर सब ज्ञापन डंपिंग ग्राउंड में जाते थे और गवर्नमेंट वाज इग्नोरिंग। देन हमने
के पास में बालराज स्थान है, वहाँ पे महापड़ाव किया। 40 से 50 हज़ार लोग आए और पुलिस से टकराव भी हुआ। जी। टकराव के कारण हाईवे उन्होंने डाइवर्ट किया और 32 घंटे पिंडवाड़ा हाईवे बंद रहा। जी। उसके बाद गवर्नमेंट, आपने अपने वीडियो में अच्छा बताया कि भाई जो गवर्नमेंट कब जागती है, जब उसको एक्सट्रीम आ जाती है, जब कुछ घटना होता है तब क्यों जागती है, सही। पहले क्यों नहीं जागती। दैट्स ए परफेक्ट आपका जो स्टेटमेंट है। उसके बाद गवर्नमेंट जागी, नेगोशिएशन के लिए आई जी। और हमने 5 दिसंबर को गवर्नमेंट से फर्स्ट राउंड ऑफ डिस्कशन किया। हमने पूरे जो मैं आपको बताया पूरा प्रेजेंटेशन दिया कि भाई हम लोग कानून सम्मत डिमांड कर रहे हैं। उस समय भी यही 10 मांगे थी। हाँ, उस समय ये थे, हम जो मांग रहे हैं वो कानून सम्मत है, जी। विद इन गवर्नमेंट के परव्यू में है, गवर्नमेंट कैन डू इट। गवर्नमेंट ने बोला जो आपकी मांगे वो सही है, हम लोग भी इस पर, हमारे पास इतना रिसर्च नहीं है, इतने पेपर्स नहीं है, तो वी नीड टाइम। ओके। तो उन्होंने 3 महीने का 3 टाइम महीने लिया का समय मांगा। जी। और हालांकि नेगोशिएट 2 महीने हुआ था, मिनट में 3 महीने लिखा, फिर भी हमने जाने दिया। अभी 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, लेकिन नो रेस्पॉन्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो क्या आप वापस कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं सरकार से जिन्होंने आपको वादे किए थे? एवरी डे वी आर कम्युनिकेटिंग। हाउ दे आर रिस्पॉन्डिंग? हाँ, तो इसके बाद जैसे वार्ता करने के बाद सरकार ने, पता नहीं कौन से माइंड ने उनके काम किया, सरकार ने सोचा कि इस आंदोलन को तोड़ते। जो अंग्रेज कर रहे थे वही सरकार कर रही है। उन्होंने 78 आदमियों पे केस किए और 6 आदमियों के हमारे डराने के लिए गिरफ्तार किया। 18 दिन जेल में रखा। हम हाई कोर्ट से उनको बेल करा के लेके आए। जी। तब हमने सोचा कि आप 6 आदमियों को जेल लेके जाते हो, सारी कम्युनिटी आ जाती है आपके पास, जेल भरो आंदोलन। इसलिए इसका नाम जेल भरो आंदोलन जी। रखा। अभी भी डराने के लिए 2 आदमियों को गिरफ्तार कर लिया, बट वी वर क्लियर, हम लोग डरने वाले नहीं हैं, अपने मिशन पे जाके रहेंगे। अभी मैं जो आपके पास आ रहा हूँ, बांसवाड़ा में 20वां जिला हमने कवर किया है और अभी रात के 2:15 बजे है। 2:15 बजे। थैंक्स टू यू जी। एंड हम लोग बिल्कुल रास्ते में हैं, भीलवाड़ा जयपुर जाएंगे। और गवर्नमेंट को ये बार बार बता रहे हैं कि आप सेंसिटिव बनिए। आपने जैसे बताया गवर्नमेंट को, क्या आपने बताया, हर दिन हम कलेक्टर को ज्ञापन दे रहे हैं, मुख्यमंत्री के नाम पे सब कुछ एक एक चीज कलेक्टर को बता रहे हैं। हु इज रिप्रेजेंटिंग गवर्नमेंट इन द डिस्ट्रिक्ट? कलेक्टर। ऑब्वियसली, यस। तो ऑथेंटिक उनको हम लोग दे रहे हैं। 20 कलेक्टर को अभी तक दे चुके हैं। 20 कलेक्टर की रिपोर्ट जा चुकी है गवर्नमेंट। 1-2 न्यूज मैंने पढ़ी थी अभी कल परसों के न्यूज़पेपर में, कोई कलेक्टर तो कोई कमेटी भी बना रहे हैं स्पेसिफिक जिले को जो लेके। लोकल इश्यूज हैं, हाँ। जो उनके हाथ में है, उसके ऊपर कमेटी बना रहे हैं। लेकिन जो पॉलिसी मेकिंग है वो तो गवर्नमेंट के हाथ में है, तो वो गवर्नमेंट को रिपोर्ट सब लोग भेज रहे हैं। तो गवर्नमेंट इज अवेयर अबाउट इट। मीडिया के माध्यम से जा रहा है, इंटेलिजेंस के माध्यम से जा रहा है। डेली पुतला फूंक रहे हैं सीएम का, आक्रोश दिखाने के लिए कि भाई कम से कम जागो जी। पर नथिंग डूइंग। तो हाईवे जो क्लोज हुआ, वो हम हाईवे पे बैठे नहीं, जी, है ना। तो जैसे जनरली आंदोलन में होता है, हाईवे के ऊपर धरना देते हैं, रोक लेते हैं। जी। तो मैं तो बैंक से आया हूँ, हम पूरे नियम से काम करते हैं। तो हाईवे के ऊपर नहीं बैठे हम लोग, हाईवे के 300 मीटर दूर बैठे। जी। हाईवे जनता की सुविधा के लिए उन्होंने रोका कि भाई यहाँ पे आ गए और यहाँ पे कुछ इंसिडेंट हो गया तो जनता को नुकसान हो सकता है। दैट वाज द पुलिस पॉइंट ऑफ व्यू। ओके। इसलिए उन्होंने हाईवे को डाइवर्ट किया, जो ट्रैफिक है वो दूसरे रोड से जाएगा। अब तक ये सब बातें लग रही होंगी, लेकिन लाल जी के पास एक एग्जाम्पल है, एक ऐसी चीज जो राजस्थान की पहचान है, जो पूरी कहानी एक झटके में समझा देता है। ऊंट, कैमल। किसान संघ तो हर जगह पे है, लेकिन पशु पालकों के लिए कोई संघ नहीं है, पर्टिकुलरली जो प्योरली पशुपालक। क्या कोई इंसिडेंट था इसके पीछे या रैंडमली कोई आइडिया क्लिक हुआ कि मैं ये बनाऊंगा? क्योंकि मैं भी पशुपालक फैमिली से हूँ। जैसे मेरे जो फादर्स के पास में कैमल्स थे, वी वर कैमल हर्डर्स, ग्रैंडफादर जो हमारे थे। तो उस टाइम भी लगता था कि वो जैसे जैसे फॉरेस्ट बंद हुए, वो पशु सब खत्म हो गए। आज एक भी किसी के पास हमारे गांव में कैमल नहीं है। तो लगता था कि भाई ये हमारी, जैसे कैमल का मैं एग्जांपल दूं, इट्स ए पार्ट ऑफ आवर कल्चर। इट्स नॉट एक कम्युनिटी तो उसको रखती है, लेकिन अपनी राजस्थान कल्चर का एक पार्ट है। जब राजस्थान का नाम आता है तो 2 चीज़ सबसे पहले आती है, कैमल एंड डेजर्ट। बिल्कुल।
सिंबल है ये सिंबल है हमारा। जी। पर अनफॉर्चुनेटली कि जो कैमल्स की संख्या सबसे तेजी से कम होती जा रही है, तो हमने एक सेव कैमल मूवमेंट शुरू किया राजस्थान में कि हाउ वी कैन सेव दिस कैमल्स, एंड पूरा स्टडी किया, फाइंड आउट किया कि भाई कैमल की संख्या क्यों घट रही है। तो उसका रीज़न ये था कि नाउ कैमल जो हर्डिंग है वो प्रॉफिटेबल नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? उसके पीछे रीज़न रहा कि भाई जो गवर्नमेंट ने जो कैमल एक्ट पास किया 2015 में, तो उस कैमल एक्ट में उन्होंने इंटर स्टेट कैमल के ट्रेड पे पाबंदी लगा दी। इसको थोड़ा सा इजी करके आप बताएंगे कि हाँ, easy actual में करके ये क्या था एक्ट? तो कैमल कम हो रहे होंगे, और गवर्नमेंट का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि जो अफेक्टेड सेगमेंट है उससे कभी राय नहीं लेते। तो जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उन्होंने बोला कि भाई कैमल्स को कैसे बचाया जाए। तो कोई आया होगा, NGO वगैरह भी आया होगा, अरे बोले सर कैमल तो काट रहे हैं, है ना, ये तो सब उसमें जा रहे हैं, इसलिए कैमल को बचाना है तो अपने को एक एक्ट ऐसे लेके आओ जो बाहर जाए ही नहीं। अच्छा। वो एक्ट लेके आए। एक्ट से क्या हुआ कि वो कैमल बाहर जाने बंद हो गए। तो एक्ट लागू करने से पहले 40,000 रुपये पर कैमल का प्राइस था। एक्ट लागू होने के बाद उसके प्राइस होगी 20,000। एवरी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ रही है, वैल्यू कम हो गई। वैल्यू उसकी कितनी होगी? 20,000। जी। तो ये जब ये एक्ट पास किया गया तब लोगों ने विरोध नहीं किया इसका, या लोगों को पता ही नहीं चला? वही आयरनी है कि मैं वही बोल रहा था, 200 MLA जी राजस्थान विधानसभा में, नॉट ए सिंगल MLA हैज़ रेड द एक्ट कि इस एक्ट का क्या इम्पैक्ट होने वाला है और कैमल इससे कैसे बढ़ेंगे। नो वन हैज़ रेज द क्वेश्चन। और उसके बाद भी कैमल घटते रहे, सब नींद में सोते रहे। जब हम लोग 2 साल में आए एंड वी रेज द वॉइस मीडिया के माध्यम से, आप जैसे लोगों के माध्यम से उनको अवेयर करने के लिए, तब सरकार तक पहुंची। जगह जगह हमने आंदोलन किए। आपको जस्ट एक घटना बताता हूँ कि जो अपना हाईवे है, जो अपना भारतमाला का जो हाईवे है, वहाँ पर कैमल्स का बहुत ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ और उसमें कभी 9 कैमल का डेथ हो गई वहाँ पर। तो वहाँ पुलिस पहुंची और पुलिस बोला कैमल हर्डर्स को हम पकड़ेंगे। सारे कैमल हर्डर गांव छोड़ के भाग गए, ओके, क्योंकि वो अपराधी हैं। उसके बाद हमें पता चला, हम लोग गए वहाँ पे एजिटेशन किया कि भाई, तो NHA वाले आए, बोला नहीं कैमल हर्डर्स आपके रेस्पॉन्सिबल होंगे। हाउ दे आर रेस्पॉन्सिबल? एक्सीडेंट रात में हुआ, ओके। रात में जो कैमल का जो मूवमेंट है, कैमल को थोड़ी पता है सड़क कौन सा है और खेत कौन सा। सही बात है। वो तो जहाँ रास्ता नजर आएगा वहाँ पे जाएगा। रास्ता किसने दिया? बोला हाँ सर, वो तो टोल टैक्स में ये रह गया था। यू आर मेकिंग कैमल हर्डर रेस्पॉन्सिबल, एंड देन वी फाइट फॉर दैट। उनको कंपनसेशन मिला, तब उनमें कॉन्फिडेंस आया कि भाई हम लोग जो दोषी नहीं है, दोषी सरकार है। तो अब आगे क्या, मतलब आगे किस तरीके से आपने स्ट्रैटेजी क्या बनाई है, आगे क्या होगा? 1 जुलाई को जो आप आंदोलन कर रहे हैं उसके अंदर अगर सरकार मान लो नहीं मानती, वो मना कर देते हैं कि नहीं होगा, या फिर अधूरे वादे हो जाते हैं, जैसे 2-3 महीने होल्ड किया फिर वापस, तो आगे के क्या प्लान है? तो हमारा ये 35 जो डिस्ट्रिक्ट में हम लोग ये आंदोलन लेके जाएंगे जी। अभी हमारा मारवाड़ मेवाड़ कंप्लीट हो गया। मंडे से हम हाड़ौती शुरू करेंगे जी। और फिर हम ईस्टर्न राजस्थान में आएंगे। तो ऐसे करके 35 डिस्ट्रिक्ट प्लान किए, जो छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट हैं उनको मर्ज करके जी 35 डिस्ट्रिक्ट तक हमने बोला हुआ है कि भाई सरकार नेगोशिएटिंग टेबल पे आए। इन केस सरकार नेगोशिएटिंग टेबल पे नहीं आती है तो 1 जुलाई को हम लोग महापड़ाव करेंगे जयपुर में जी। और हमारा प्लान है कम से कम 1 लाख लोगों को वहाँ पे लेके आने का। सेकंड प्लान ये है कि जो देश के दूसरे जो नेता हैं DNT लीडर्स, उनको भी इनवाइट कर रहे हैं ताकि ये नेशनल मूवमेंट कैसे बनाया जा सकता। तीसरा प्लान ये है कि हमने एक मॉडल बनाया है कि वंचित वर्ग हर क्लास में है। मैं कास्ट नहीं बोल रहा, हर क्लास में है जी।
जैसे मान लीजिए रिजर्व कैटेगरी का मैं बताता हूँ कि हमने एक दोस्त मॉडल बनाया है, D for DNT, O फॉर वंचित वर्ग ऑफ ओबीसी। ओबीसी में जैसे मैंने आपको बताया कि 5-6 जो कास्ट हैं वो 60 to 70% ले जाती हैं, बाकी के पास कोई बचता नहीं है जी। तो वो भी वंचित। एस फॉर एससी में भी सेम है, 5-6 कास्ट वो सब कुछ ले जाती हैं। अभी आप देखिए वाल्मीकि जी, उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिल रहा, 5-6 कास्ट ले जाती हैं और बाकी रह जाती है, तो उसमें भी सब क्लासिफिकेशन होना चाहिए। जी, T फॉर एसटी में भी ये है, 1 और 2 कास्ट वो पूरा ले जाती है, बाकी रह जाते हैं। तो टोटल हमने 150 कास्ट रिजर्व कास्ट हैं, 15 कास्ट टोटल मिला करके उसका 60 to 70% ले जाता है। तो हमारा ये कहना कि डेमोक्रेसी है या फिर अल्पतंत्र, लोकतंत्र या अल्पतंत्र। अरे 50 सोसाइटी दे आर टेकिंग मेजर्स पोर्शन ऑफ योर रिसोर्सेज, चाहे वो आपका पॉलिटिक्स हो, चाहे आपका एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे एजुकेशन हो, सारे रिसोर्सेज को वो लेके चले जाते हैं। तो बाकी लोगों का डेवलपमेंट कैसे होगा? मेजोरिटी ऑफ द पर्सन, 60% पॉपुलेशन वंचित क्लास, जो वंचित क्लास है उसकी वॉइस नहीं है। हमने वो कोशिश किया वंचित क्लास की वॉइस हम बने, इसलिए बाकी समाज भी हमारे साथ आ रहे हैं। अभी जो आंदोलन हो रहे हैं उसमें भी शामिल हो रहे हैं। वो भी शामिल हो रहे हैं जी। अभी भीलवाड़ा में जैसे भील समाज हमारे साथ है, जी, अभी गाडरी समाज हमारे साथ में है, जैसे वहाँ पर जाते हैं। बाकी कुमाऊं समाज और कुम्हार समाज, दर्जी, सोनी, ये भी हमारे साथ साथ धीरे धीरे आ रहे हैं। जी, तो मेरा पॉइंट यहाँ पर यह है कि वी वांट टू करेक्ट द सिस्टम, चेंज द सिस्टम की जगह मैं करेक्ट वर्ड यूज कर रहा हूँ कि जो आपका रिजर्वेशन सिस्टम उसको करेक्ट कीजिए, उससे अपने आप आपका एजुकेशन का सिस्टम करेक्ट होगा, पॉलिटिक्स का होगा। तो ये आंदोलन आरक्षण की लड़ाई है या फिर कोई राजनीतिक एंगल भी देखा जा सकता है इसमें? कि लोग ये भी सोचते होंगे कि ये इंसान अगर इतना लड़ रहा है तो जरूर कोई राजनीतिक इसके इरादे हो सकते हैं कि आने वाले समय में राजनीति ज्वाइन करे। बिल्कुल। आज जो पॉलिटिक्स है कास्ट बेस है। आपने सवाल पूछा कि भाई राजनीति में बताइए आपका, वो तो नहीं है। आज जो है कास्ट का सिस्टम, कास्ट सिस्टम भी होता तो भी चलता कि वह सभी कास्टों को रिजर्वेशन रिप्रेजेंटेशन मिलता है। जी, कास्ट सिस्टम भी नहीं है, पावरफुल कास्ट सिस्टम है। कास्ट सिस्टम की जगह क्या है? पावरफुल कास्ट सिस्टम। कि पावरफुल कौन कितना पावरफुल है, कौन कितना लेके जाता है। तो कोई 15 ml लेके जाता है, कोई 20 ml लेके जाता है, कोई फलाना लेके जाता है, तो उस पर भी उनका पूरा कब्जा। अभी देखिए आप ओबीसी का आयोग का जो रिपोर्ट आएगा पंचायत इलेक्शन में, जी, उसमें भी सब पे कब्जा, सारे पॉलिटिक्स पे कब्जा करना है, रिसोर्स पे कब्जा करना है। तो फिर क्यों इनको बाकी कास्ट को क्यों रख रहे हो भाई? खत्म ही कर दो। आपने कहा रिजर्वेशन खत्म हो, तो इनके लिए तो खत्म के बराबर ही है। 60% पॉपुलेशन उनके तो है ही नहीं, उनके लिए उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट ही नहीं है। तो हम यही सिस्टम करेक्ट करने के लिए मैं सार्वजनिक जीवन में पॉलिटिक्स में आएंगे, तो हमने गवर्नमेंट को बोला या तो आप करेक्ट कीजिए, हम वी आर रेजिंग वॉइस। दोनों पार्टियों को हमने चैलेंज किया है, इफ बीजेपी इज नॉट करेक्टिंग द सिस्टम, हम लोग पंचायत इलेक्शन में बायकॉट करेंगे। कांग्रेस इज नॉट रेजिंग द वॉइस, अपोजिशन में है तो वॉइस रेज करके साथ खड़े होने चाहिए। भाई इतना लार्ज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी डिप्राइव्ड है, तो हम आवाज क्यों नहीं उठा रहे? चुपचाप बैठे हैं, जो फालतू के इश्यू है उस पर पुतला जला रहे, ये कर रहे, वो कर रहे। जो रियल इश्यू उस पर आइए। 10 आदमी इकट्ठा नहीं कर सकते, एक क्वेश्चन विधानसभा में नहीं उठा सकते, व्हाट इज द वैल्यू? और वोट लेने के लिए जाएंगे, हाँ इनके वोट तो पैसे से खरीद लेंगे, इनके वोट ठेकेदार से खरीद लेंगे। ऐसा सिस्टम बना दिया। एक्चुअली बहुत ही दुख होता है देश के जो सिस्टम देख के, ठेकेदारी प्रथा, इसके पास इतना पैसा जाएगा, इसके पास जाएगा, ये इतने वोट लेकर आएगा, इतना वोट लेगा। दिस इज हैज बिकम बिजनेस। अरे जो लोकतंत्र भलाई के लिए हमने लागू किया था वो बिजनेस हो गया है। इसलिए हम लोग पॉलिटिक्स में भी आएंगे, बहिष्कार करेंगे बीजेपी का, बहिष्कार करेंगे कांग्रेस का, और ये जो हम लोग वर्ग बता रहे हैं जो डिप्राइव्ड सेक्शन है उसको हम लोग इकट्ठा करेंगे, उनके उम्मीदवार खड़ा करेंगे, नई पार्टी एक। हाँ, एक और मॉडल हमने उसमें बनाया है, प्लस, दोस्त प्लस।
जैसे जो सेक्शन रिजर्व कैटेगरी में नहीं है, बट दे आल्सो वांट कि भाई एक जस्टिस होना चाहिए। बिल्कुल भाई जस्टिस तो होना चाहिए ना, वो किसी न किसी का साथ तो देंगे। या तो आप पावरफुल कम्युनिटी को दो जो अन्याय कर रही है, या जो वंचित क्लास को दो जो अन्याय सहन कर रही है। इफ दे वांट कि भाई हम तो वंचित क्लास का सपोर्ट करेंगे जो अन्याय सहन है, तो इसलिए हमने बोला है दोस्त प्लस प्लस। तो जितनी भी कम्युनिटी हमारे साथ आएंगी हम लोग ये मिला के पूरा सिस्टम चेंज करेंगे। यदि दोनों पार्टियां नहीं करती हैं तो सर्टेनली वी विल क्रिएट ए न्यू पॉलिटिकल पार्टी। तो सबसे सलाह लेकर हम क्रिएट करेंगे, लेकिन साझा सिस्टम क्रिएट करेंगे। जब अधिकार आपको मिलते नहीं है तो आपको लेने पड़ेंगे। लेने के लिए आपको पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा, लेने के लिए आपको आपके रिप्रेजेंटेटिव खड़े करने पड़ेंगे। तो पूरा प्लान हमारे पास है। गवर्नमेंट ना सोचे कि हम जस्ट पुतला जला करके वो रील बना रहे हैं। नो, फ्यूचर प्लान है पूरा। और आज के जो सोशल मीडिया में आप तो इतने, आपका चैनल तो इतना अच्छा फेमस है और काफ़ी लोग देखते हैं, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ आज के ज़माने में पुराने ज़माने में फ़र्क है। बिल्कुल। पहले मैंने जैसे मैं आया तो मुझे लगा कि भाई अपन पॉलिटिकल सिस्टम में जाएंगे तो हो सकता है वॉइस रेज करें, इसलिए मैंने इलेक्शन लड़ा। पहले बैंक से आके पहले मैं आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया और बाली में मैंने इलेक्शन लड़ा। फिर उसके बाद में रिजाइन फ्रॉम द पार्टी, क्योंकि उनका गठबंधन हो गया था कांग्रेस से और राजस्थान में कोई सीट उनकी थी नहीं, इसलिए मैं एमपी का इलेक्शन लड़ा पाली से। और कांग्रेस बीजेपी के बाद मेरा 3rd स्थान था, 20,000 वोट आए मुझे। ओके, तो पॉइंट मेरा ये था कि भाई हम लोग कैसे लोगों तक पहुंच सकते हैं इलेक्शन के माध्यम से, क्योंकि जब आप इलेक्शन लड़ते हैं तो हर एक लिस्ट में आपका नाम आता है। बिल्कुल। और इलेक्शन लड़ते हैं तो कोई ऐसा नहीं है कि मैं निर्दलीय लड़ रहा हूँ तो मैं लोगों तक पहुँचा नहीं, सबसे ज़्यादा मैं पहुँचा इलेक्शन के बाद। दूसरी बात बताना चाहता हूँ आपको कि इलेक्शन में जो स्पेंडिंग्स, एक सीमा होती है, जैसे विधानसभा में 40 लाख और लोकसभा में 80 लाख। जी। आपको ये जानकर भी खुशी होगी, आई वॉज द ओनली कैंडिडेट जिसने सारा हिसाब दिया और विद इन लिमिट रहा। आपको ये जान के भी खुशी होगी, आई स्पेंट एंटायर मनी फ्रॉम माई पॉकेट, टैक्स पेड मनी। दूसरे लोग कैसा मनी खर्च करते हैं, यू नो वेरी वेल, नथिंग एल्स। हाँ, नो डोनेशन, टैक्स पेड मनी, जिसमें मैं 33% जिस पर टैक्स दे के आया। ये दिखाने के लिए कि ईमानदारी की भी जगह है। सही बात है। ये दिखाने के लिए भी खर्चा पूरा आप दिखाओगे तो उसकी भी जगह है। जो युवा देख रहे हैं इस इंटरव्यू को, आपके समाज के चाहे किसी अदर समाज के, उनको इस आंदोलन में क्यों आना चाहिए? वाई दे शुड कम इन दिस आंदोलन? युवा जो देख रहा है उसको इसलिए आने चाहिए कि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं जी, वो सच्चाई की लड़ाई है। हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो इंसानियत की लड़ाई है। जी। हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो न्याय की लड़ाई है। यदि गरीब एक तबका है उसके लिए फाइट कर रहे हैं हर एक आदमी मन में। मैं तो सब युवाओं से एक रिक्वेस्ट करता हूँ जी कि आप एक बार हमारे आंदोलन में आइए और आके उन लोगों से मिलिए, उनके दुख दर्द सुनिए। अरे भाई, वो अपनी सोसाइटी का पार्ट है, वो राजस्थान के निवासी हैं, भारत के नागरिक हैं जी। अभी SIR जो चला है, 44 लाख वोट कटे राजस्थान में। बिल्कुल। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ उसमें 22 लाख वोट घुमंतु जातियों के। क्यों? क्योंकि जब वो डॉक्यूमेंट लेने के लिए जाता है डॉक्यूमेंट मिलेंगे नहीं। सही बात है। जब वो BLO 3 बार जाएगा फिर वो घर पे नहीं मिलेगा, वोट कट गया। सबसे जो दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या है, जिसका वोट कटा है उसको पता नहीं है। जिस दिन वो वोट डालने जाएगा उसको बोलेगा तेरा वोट नहीं है, तो वोटिंग राइट्स भी आपने छीन लिए। सही बात है। जमीन देने के बाद नहीं दे रहे हैं और वोटिंग राइट्स भी छीन गए। मुझे लगता है एक दिन नागरिकता भी जाएगी वोट छीन के। तो ये सिचुएशन है। मैं यूथ को अपील करता हूँ, सब समाजों के यूथ को, ओके, इट इज़ नॉट प्रॉब्लम ऑफ द एक पर्टिकुलर सोसाइटी जी, इट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ लार्ज पार्ट। ये अभी जैसे 32 तो रिकॉर्डेड है,
लेकिन टोटल 52 कास्ट है। उन 52 कास्ट की सिमिलर प्रॉब्लम्स हैं। आप देखिए भारत कैसा बना रहे हैं हम लोग, राजस्थान कैसा बना रहे हैं। आप आएंगे, आप उसी दिन से जुड़ जाएंगे कि हमें इनके लिए फाइट करना है। अरे अपने लिए तो सब कोई फाइट कर रहा है। तो ये पूरी कहानी लाल जी की नजर से है। इनके दावे, इनके आंकड़े, इनका प्लान। हमारा काम साइड लेना नहीं, हमारा काम है आपके सामने रखना कि जमीन पे हो क्या रहा है। आंकड़ों को वेरीफाई करना, सही गलत तय करना, वो सब आपका काम है। बस इतना याद रखना, 1 जुलाई को जयपुर में क्या होता है उस पर नजर रखना। ठीक है सर, धन्यवाद बहुत बहुत। थैंक यू आपने वेरी समय मच। दिया। आपने बहुत अच्छे सवाल पूछे। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर।